तरीके से लिहान टियान की सबसे ताकतवर असिस्टेंट बन जाएगी। जिसके बाद टियान लिहान से पूछता है क्या उसे भूख लगी है, तो वो हाँ कहती है। तो टियान उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। जिसके बाद टियान वहाँ पे खाना बना के रेडी कर देता है और वो लोग लंच कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे टियान लिहान से कहता है कि अब से अंकल उन्हीं के साथ रहेंगे। जिस पे लिहान को कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जितने ज्यादा लोग हैं उसे और भी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद लिहान साओ टियान के बारे में पूछती है तो अंकल बताते हैं कि वो दूसरी दुनिया के अंदर चला गया है अपने पापों का भुगतान करने के लिए। वे फिर लिहान आगे से खाते हुए कहते हैं कि जो लोग भी लाल कलर के अंदर दिखते हैं और उसके भाई को बुली करने की कोशिश करते हैं वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते हैं। भाई लिटरली ये एक तरह से रोस्ट हो गया। इसके बाद लिहान इतना ही नहीं आगे से मुस्कुराते हुए कहती है कि जो भी उसके भाई को बुली करने की कोशिश करेगा तो वो भाई के हाथों उनके सर को उड़वा देगी। वहीं पे अंकल अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, अब यहाँ से चीजें और भी ज्यादा बदतर नहीं होंगी। उनके हाथ पहले ही खून से रंग चुके हैं और उन्हें अब किसी भी चीज की चिंता नहीं है जब तक वो अपने बेटे का बदला ले सकते हैं और बदला लेने के लिए वो टियान का वॉच डॉग बनने तक कर राजी हैं। हम देखते हैं कि वो लोग न्यूज देख रहे थे जहाँ पे महामारी की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जाने जा रही थी, इसीलिए जो रिसर्च कंपनीज थी वो सभी प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई लेवल पे बढ़ा दे रही थी। उसी टाइम पे वहाँ पे एक रिसर्चर आता है जो कि अपने फादर से पूछता है कि वो उनके लिए क्या कर सकता है। जिसपे फादर उसे कहते हैं कि तुमने सावरन की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा, जियांग मारा जा चुका है और वो काफी ज्यादा काम का था, लेकिन उसके न होने की वजह से म्यूटेशन प्रोसेस अब बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। और तुम्हें तो ये भी पता होगा कि मिलिट्री पुलिस ने हेडक्वार्टर में एक 5th लेवल के म्यूटेटेड बीस्ट को पकड़ा है। हमें पता चलता है कि ये लड़का हेड रिसर्चर है जो कि एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए सबसे बड़ा आदमी है और इसका नाम बाई जिंग यान है। भाई आगे से अपने फादर से कहता है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक सबसे हाईएस्ट लेवल का बीस्ट सिर्फ लेवल 3 का होना चाहिए। फादर कहते हैं गहराइयों के जंगल के अंदर जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था वहाँ पे रेडियो एक्टिव वेजिटेरियंस बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया होगा। यहाँ तक कि सबसे नीचे दर्जे की स्पीसीज वो भी एक दूसरे को खा के इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा हो गई है और इंसानों की टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है कि वो लोग सीधा इस नेचुरल एवोल्यूशन के बारे में जान सके। जिसके बाद वो भाई को लैब के लिए भेज देते हैं और उसे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो जियांग ने रिसर्च किए हुए हैं उन सभी को अपने हाथों में ले लो और जितनी हो सके उतनी जल्दी एक वायरस बनाओ इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए। जिसके बाद हम लोग सावरन को देखते हैं जो कि बैठे हुए अपने रिसर्च के बारे में चेक कर रही थी और वो जियांग की मौत के बारे में पता लगाना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई भी लीड नहीं मिल रही थी क्योंकि सर्वेलेंस कैमरा की जितनी भी फुटेज थी वो तो जियांग ने अपने हाथों ही डिलीट कर दी थी ताकि कोई सबूत न बचे और बाकी जो भी बचे सबूत थे वो सभी टियान ने अपने हाथों से ही मिटा दिए थे। इसीलिए वो इस बारे में सोचना बंद करके बाहर जाती है और भाई को वेलकम करती है। भाई सावरन से मिलता है जिसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड को भी सावरन से मिलवाता है और ये थोड़ा सा तगड़ा था। जिसके बाद भाई सावरन से पूछता है कि तुमने लैब के लिए एक नई लोकेशन को ढूंढ लिया होगा। सावरन आगे से बताती है कि हाँ उसे लोकेशन के बारे में पता है जो कि यहाँ पास ही में है। जिसके बाद हम लोग टियान को देखते हैं जो अलग अलग टाइप की मछलियों को देख रहा था खाने के लिए क्योंकि वो अपने फार्म के अंदर अब एक तालाब बनाने वाला है तो वहाँ पे मछलियाँ भी पालेगा और इन मछलियों का भी लेवल होने वाला था लेवल 1 से लेवल 5 तक। बेसिकली जितना ज्यादा लेवल हाई होगा न्यूट्रिशन उतने ही ज्यादा हाई होंगे और उतना ही ज्यादा टेस्ट अच्छा होगा। इसीलिए टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे तालाब बना ही लेना चाहिए। जिसके बाद टियान लिहान से पूछता है क्या वो टूना मछली खाना चाहती है, जिसपे लिहान आगे से पानी बहाते हुए कहती है कि उसे खाना है। मछली का नाम सुनते ही उसके मुंह के अंदर पानी आ गया है। जिसके बाद टियान फावड़ा उठाता है और लिहान से कहता है कि चलो चलते हैं, सबसे पहले तालाब के लिए एक गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद वो लोग फार्म के बाहर आ जाते हैं और टियान तालाब के लिए निशान बना देता है। जिसके बाद वो लोग गड्ढा खोदने ही वाले थे कि उसी टाइम पे अंकल टियान से कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता है कि साओ कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। जिसपे टियान आगे से बताता है कि साओ ही अपने एडल्टहुड में पहुंच गया है इसलिए अब उसकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन अंकल बताते हैं कि शायद से फार्म का फूड बहुत ज्यादा अच्छा होगा जिस वजह से साओही का वेट बढ़ता जा रहा है कि जब वो पिछली बार यहाँ पे आए थे तब साओही की हाइट उनके घुटनों तक थी, लेकिन अब वो बढ़ के उनके थाई यानी जांग तक हो चुकी है। वहीं पे टियान भी अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन साओही का बॉडी शेप लगातार चेंज होता जा रहा है और उसे डर लगने लगता है कहीं ये भी भाई की तरह म्यूटेट ना हो जाए।
जाए। लेकिन साहुई ने अभी तक कोई भी उल्टा सीधा चीजें नहीं खाई थी, उसने सिर्फ फार्म का खाना खाया था। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि फार्म की फसल खाने की वजह से वो इवॉल्व हो रहा है। लेकिन टियान को अभी भी चिंता थी, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो साहुई के ऊपर पूरी नजर रखेगा, क्योंकि जैसा बाई के साथ हुआ था वो वैसा कभी भी साहुई के साथ नहीं होने दे सकता है। उसी टाइम पे टियान के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो कि बताता है कि कुछ विजिटर्स आए हैं और थ्रेट लेवल 18 है। इसके बाद हम लोग साओरेन, बाई और उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं और ये लोग डायरेक्ट टियान के फार्म पे ही पहुंच गए थे, क्योंकि साओरेन ने इसी लोकेशन को चूज किया था। साओरेन बाई से कहती है कि उसने इस जगह को इसीलिए चूज किया है क्योंकि ये काफी ज्यादा पास है पुरानी लैब के मुकाबले में, इसीलिए सिक्योरिटी और इक्विपमेंट को यहाँ पे लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी इस जगह का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो वो लोग पिछली लैब से ज्यादा बड़ी लैब यहाँ पे बना सकते हैं। वहीं पे साओरेन को बाई के साथ बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि भले ही बाई सीधे मुंह बात कर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद उसके बात करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग था। जिसके बाद बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है और वो दरवाजे के ऊपर नॉक करता है। टियान वहाँ पे आता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या काम है। बाई टियान से कहता है कि वो यहाँ पे किसी चीज को लेके बात करने के लिए आया है, अगर वो इस जगह का मालिक है तो फिर वो दरवाजा खोले जिससे वो लोग अंदर आके बात कर सके। लेकिन टियान उन्हें अंदर नहीं आने देता है और कहता है कि वो बिजी है, जो भी बात करनी है यहीं पे करो और जाओ। साओरेन अपने मन के अंदर सोचती है कि इसका एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही अजीब है। साओरेन अपने पास से अपना कार्ड बाहर निकालती है और उसे अपने और कंपनी के बारे में बताती है और टियान को कार्ड देते हुए कहती है कि वो लोग यहाँ पे सीधा उसकी जमीन को खरीदने के लिए आए हैं, वो अपना प्राइस बताए जिससे वो लोग उसकी जमीन को खरीद लेंगे और वो लोग उसकी सभी शर्तों को मानेंगे और उसके पास अगर रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं है तो वो लोग उसे सिटी के अंदर रहने के लिए एक सेंटर एरिया भी दे देंगे जो कि विला होगा। लेकिन टियान आगे से साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर साओरेन टियान से कहती है कि प्राइस तो बता दो भाई, शायद से ऊपर नीचे करके हम लोग तुम्हारी जमीन को खरीद सकें। लेकिन टियान इसके बावजूद आगे से मना करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे सोने का पहाड़ भी दे दोगे ना तब भी मेरा मूड नहीं चेंज होगा। उसी टाइम पे बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है जो कि दरवाजे को हिलाते हुए टियान से कहता है कि ज्यादा होशियारी नहीं। वह भी सिस्टम टियान से कहता है कि फार्म के ऊपर अटैक हुआ है, क्या वो काउंटर अटैक करना चाहता है। लेकिन टियान उसे अटैक करने से मना कर देता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने बस एक पंच मार के सिस्टम की वार्निंग अलर्ट को चालू कर दिया, इसमें कुछ तो बात होगी। जिसके बाद भाई चिल्लाते हुए अपने गार्ड को अपने पास बुलाता है और उसके ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि बिना परमिशन के कुछ भी नहीं करना है। जिसपे गार्ड आगे बढ़ के माफी मांगता है। टियान अपने मन के अंदर सोचता मजेदार है। इसके बाद भाई आगे बढ़ता है और वो टियान से माफी मांगता है उसके गार्ड की गलती की वजह से। टियान उसे कहता है कोई बात नहीं है। जिसके बाद वो गार्ड को अपने पास बुलाता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और साथ ही में टियान पंच मारने के साथ साथ पता नहीं क्या करता है, लेकिन हमिंग बर्ड को वो उन लोगों के पीछे जरूर लगा लेता है और मुझे नहीं पता है कि ये हमिंग बर्ड गार्ड की बॉडी के अंदर है कि पता नहीं कहाँ है। वहीं पे टियान जैसे ही गार्ड के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है तो वो अपना पेट पकड़ के नीचे बैठ जाता है और खून की उल्टियां करने लगता है। टियान उसे कहता है कि तुमने मेरे गेट के ऊपर पंच मारा, मैंने तुम्हारे ऊपर मारा, अब हम दोनों बराबर हुए, अब यहाँ पे कुछ भी बात करने को नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। भाई जाने से पहले एक पेपर पे अपना नंबर लिखता है और फाड़ के टियान को दे देता है और उसे कहता है कि अगर उसका मन बदले तो फिर वो कांटेक्ट कर सकता है। वहीं पे साओरेन अपने मन के अंदर सोचते ही ये पक्का हमें कोई भी आंसर वांसर नहीं देने वाला है। लेकिन टियान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और भाई से पेपर को ले लेता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पे टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग मेरे फार्म तक कैसे पहुँच गए, वो भी इतनी जल्दी, कि ये सब कुछ बस एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है या फिर ये मुझे ढूंढते हुए आए हैं। इसके बाद टियान हमिंग फेरी बर्ड का इस्तेमाल करता है तो फिर वो अपने वन के जरिए ये देख पा रहा था कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि वो लोग कह के गए हैं कि जल्दी मिलेंगे, लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर अगला डिस्ट्रैक्शन सीजन शुरू होने वाला है। वह फिर टियान ने सारी तैयारी कर ली थी, उसे कोई भी चिंता नहीं थी, बस फार्म को ही थोड़ा सा अपग्रेड करना था। बाकी उसके पास प्लांटेशन यानी कि सब्जियां और खाना वाना कोई भी कमी नहीं थी, सब कुछ एकदम ठीक था। इसके बाद टियान जाके वहाँ पे बारबेक्यू बनाता है और खाना परोसता है। वह फिर लियान दोबारा खाने को टेस्ट करके खुश हो जाती है और टियान से और ज्यादा मांगती है। टियान उसे निकाल के दे देता है और उसे कहता है कि सच में कमाल का है। फिर लियान ने अपनी तरफ से भी एक योगर्ट बनाया था और जब टियान उसे टेस्ट करता है तो वो सच में कमाल का था। वहीं पे अंकल को चिंता हो रही थी क्योंकि लैंड्स के ऊपर
सब्जियां नहीं उगाई जा सकती हैं। अगर वो लोग इसी तरह से ठूसते रहेंगे तो फिर। लेकिन टियान कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो डिटेल्स के बारे में नहीं बता सकता है, लेकिन वो लोग इस तरीके से खाना खा सकते हैं। तो फिर अंकल आगे से कुछ भी नहीं पूछते हैं। वहीं पे टियान अंकल से कहता है कि वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जो खाना वो लोग खा रहे हैं वो कोई आम खाना नहीं है। इसको लंबे टाइम तक खाने के बाद बॉडी के अंदर सडन चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी का बढ़ जाना, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिटनेस, ज्यादा ताकतवर हो जाना, ये सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ तो नॉर्मल एबिलिटीज हैं, बल्कि टियान तो अंकल ना की बढ़ती हुई एवोल्यूशन के बारे में देखना चाहता है कि उनको कौन सी एबिलिटी मिलेगी। अंकल कहता है कि तुम तो किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह बात कर रहे हो। जिस पे टियान आगे से हंसते हुए कहता है कि ये बिल्कुल साइंस फिक्शन मूवी की ही तरह तो है। एपोक्लिप्स आ गया है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ पे ब्लैक होल जैसा कोई ब्लू स्टार आ जाएगा जो कि इतना बड़ा रेडिएशन करेगा कि पूरी दुनिया के एल लगा देगा। इसीलिए जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं तो फिर यहाँ पे ये बात भी अजीब नहीं होगी कि कुछ दिनों के बाद इंसानों के पास सुपर पावर्स आ जाएं। इसीलिए वो लोग एक तरह से इसे एवोल्यूशन कह सकते हैं। इसके बाद अंकल टियान से पूछते हैं कि आज यहाँ पे कोई आया था क्या, तो टियान आगे से बताते हैं कि वो टियान कंपनी की तरफ से थे। अंकल जैसे ही ये बात सुन गए हैं तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आगे से उदास होकर कहते हैं कि वो इतने ज्यादा नाकारा हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जैसे जैसे ताकतवर होते जाएंगे तो फिर वो फार्म की रक्षा करेंगे। टियान उनसे कहता है कि उन्हें इसी बात के ऊपर उम्मीद है। इसके बाद टियान उन लोगों से कहता है कि वो लोग खाना खाने के पास हो जाए, वो किसी काम से बाहर जा रहा है। इसके बाद टियान अपनी बाइक पर बैठता है और हमिंग बर्ड की पीछे पीछे जाने लगता है, यानी कि सावरन के विला की तरफ जहाँ पे वो लोग रुके हुए हैं। जिसके बाद हम लोग सावरन को देखते हैं जो कि बाई से कहती है कि तुम मेरे घर पे रुक सकते हो जब तक मैं तुम्हारे लिए नई जगह ढूंढती हूँ। यहाँ पे कई सारे गेस्ट रूम है, तुम्हें जो भी रूम पसंद है वहाँ पे जाके रह लो। इसके बाद सावरन ऊपर जा रही थी अपने कमरे की तरफ। लिमिंग जो हमिंग बर्ड थी वो उड़ रही थी और उसकी आवाज किसी मच्छर की तरह लगती है, इसीलिए सावरन को ये बात बहुत ज्यादा अनोइंग कर रही थी। इसके बाद वो बात लेके फ्रेश हो जाती है और वो अपना डेली का स्किन केयर रूटीन करने के लिए जा रही थी, यानी कि वही सोने से पहले मेकअप करना। वहीं पे वो शीशे के अंदर खुद को देखते हुए कहती है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। इसके बाद वो अपने स्किन केयर रूटीन शुरू करती है, मुंह पे केमिकल लगाती है और फेस मास्क लगाती है, लेकिन चिड़िया की आवाज अभी भी उसके दिमाग के अंदर उंगली कर रही थी। इसीलिए वो गुस्से में दरवाजे की तरफ जाती है, दरवाजा खोल के देखने के लिए कि कौन है और कौन परेशान कर रहा है। इसके बाद वो खिड़की का दरवाजा खोल के चैन की सांस ले ही रही कि तभी उसे ऊपर दिखाई देता है तो हमारे टियान भाई साहब स्पाइडरमैन की तरह चिपके हुए थे। वह भी टियान की फटके हाथ में आ जाती है जब वो सावरन का चेहरा देखता है, क्योंकि उसका मास्क नीचे लटका हुआ था। जिसके बाद टियान खिड़की से अंदर आ जाता है और वो डायरेक्ट सावरन का मुंह पकड़ के उसे नीचे गिरा के दबा देता है। वहीं पे सावरन के मन के विचार कुछ ऐसे थे कि बाहर के बॉडीगार्ड्स क्या झक मार रहे हैं, मैं उन सभी को फायर कर दूंगी, वो साले किसी काम के नहीं हैं। वहीं पे टियान जैसे ही सावरन को नीचे दबाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि टियान काफी ज्यादा शक्तिशाली है। वो बिल्कुल भी ताकत की मदद से टियान को पीछे नहीं हटा सकती है और उसे बिल्कुल समझदारी के साथ काम लेना पड़ेगा। वहीं पे टियान सावरन से कहता है कि मेरी बात सुन, चिल्लाना नहीं तो तेरा गला काट दूंगा और गार्ड जब तक ऊपर आएंगे तब तक तुम ऊपर जा चुकी होगी। वहीं सावरन अपने मन के अंदर कहती है शांत रहो, गला नहीं कटना चाहिए। इसके बाद वो टियान को बताती है कि कैबिनेट है जहाँ पे पैसा, ज्वेलरी, गोल्ड सब कुछ रखा हुआ है, उसे जो चाहिए वो ले जाए, बस सावरन को कुछ भी ना करे। टियान उसे कहता है कि चलो थोड़ी तो अकल है तुमके अंदर। वहीं सावरन टियान से कहती है कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ ले जा सकता है, बस वो सावरन को नुकसान न पहुंचाए और उसे उन सभी पैसों के बदले में बहुत ज्यादा फायदा और खाना मिल सकता है। वहीं टियान सावरन से कहता है कि वो यहाँ पे उसे लूटने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है। तो फिर सावरन आगे से घबराते हुए कहती है कि तो फिर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, और वो आगे से टियान को ठरकी समझ लेती है या फिर साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉटेड और या फिर पोर्नोग्राफ। इसके बाद वो टियान से कहती है कि उसे एड है, अगर टियान ने उसे छुआ तो फिर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा और एड्स बहुत ज्यादा बुरी बीमारी होती है, एक बार हो गया तो फिर तुम समझो मारे गए। उम्मीद करता हूँ कि तुमने साइंस की 12th क्लास अटेंड की होगी जब ये गुप्त ज्ञान दिया जा रहा होगा। वह फिर टियान का भी दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद वो सायरन की चोंच पकड़ता है और उसे कहता है कि भाई शांत रहो यार, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बेवकूफ औरत इतनी बड़ी
बड़ी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन गई। और वो साओरन से पूछता है कि तुमने जियांग, जिसको टियान ने ही मारा था, उसको मारने के लिए किसी को भेजा था, नहीं तो तुम्हें उसके मर्डर के बारे में इतनी देर में पता नहीं लगता। वहीं पे साओरन काफी ज्यादा हैरान होती है इस बात को सुन के। इसके बाद टियान साओरन की चोंच को छोड़ता है तो वो बोलना शुरू करती है, क्या तुम जियांग के आदमियों में से एक हो। वहीं पे साओरन मन के अंदर सोचती है कि लियांग के सभी आदमी तो मारे जा चुके थे, तो फिर ये कहां से आ गया। टियान उसे कहता है कि लियांग ने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था, इसीलिए वो उसकी मौत का बदला लेना चाहता है। और वो साओरन से कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी जानकारी है मुझे दे दो, मुझे चेक करना है कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। साओरन उसे बताती है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और जितने भी क्लू थे वो सभी पुलिस वाले लेके गए हैं, और वैसे भी क्लूज बहुत ज्यादा लिमिटेड थे, इसलिए इतने कम टाइम के अंदर कल्प्रिट का पता लगा पाना नामुमकिन है। और वो अपने मन के अंदर सोचती है क्या ये सच में लियांग का ही आदमी है। वहीं पे टियान साओरन से कहता है कि तुम उसकी पोजीशन के पीछे थी, इसीलिए तुम्हें ने उसे मारा होगा। साओरन टियान से कहती है कि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, और वैसे भी लियांग के कई सारे एनिमीज थे, उनमें से किसी ने एक नहीं उसे मारा होगा, और ये बेशक रिवेंज होगा। और साओरन उस पोजीशन के लिए उसके पीछे इतना तो पीछे नहीं पड़ेगी कि उसे मार देगी। टियान उससे पूछता है, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। साओरन आगे से बताती है कि जितने भी सबूत थे वो सभी लियांग ने अपने हाथों से ही मिटा दिए थे। क्या यहाँ पे घंटा कोई सस्पेक्ट होगा जिसके ऊपर शक किया जा सके। और वैसे भी साओरन का भी पीरियड चल रहा है तो वो काफी ज्यादा परेशान है, इसीलिए टियान यहाँ से निकल जाए। वह फिर टियान को काफी ज्यादा शांति मिलती है कि इन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए अब वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन उसी टाइम पे उसे सीढ़ियों से आवाज आना शुरू करती है। इसके बाद वो साओरन के गले के ऊपर मार के उसे नॉकआउट करता है, और उसी टाइम पे हम लोग बाइक के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि दरवाजा तोड़ के सीधा अंदर घुस जाता है। लेकिन जब तक वो अंदर पहुंचता है जब तक टियान वहां से जा चुका था। इसके बाद जब बॉडीगार्ड नीचे झांक के देखता है तो फिर नीचे कोई भी नहीं था। वहीं पे हम लोग टियान को देखते हैं जो कि सेफली नीचे आ गया था, और वो अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि वो यहाँ से शांति से निकल जाएगा कि उसी टाइम पे उसे पीछे से आवाज आती है कि रात के टाइम पे लड़कियों के बेडरूम में घुसना गंदी बात होती है। और जब टियान पीछे मुड़ता है तो फिर वहाँ पे बाइक खड़ा था। टियान उसे कहता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे, मैंने तो कोई भी निशान नहीं छोड़े थे। वहीं पे बाइक की बुद्धि बड़ी तेज थी, उसे पहले से ही पता था कि अगर टियान विंडो से आया है तो फिर अगर वो अपने बॉडी के गार्ड की मदद से दरवाजे को ब्लॉक कर लेगा तो फिर उसके पास फेस टू फेस बात करने के लिए कोई भी बौजा नहीं रहेगी। इसीलिए वो डेफिनेटली जब विंडो से ही जंप मार के नीचे आएगा और यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। वहीं पे टियान को समझ में आ जाता है कि ये बहुत ज्यादा चालाक है, लेकिन चालाकी का ताकत के सामने कोई भी असर नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो भागते हुए जैसे ही बाइक के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है तो भाई एक फाइटर था, और वो अपने घुटने को सामने लगता है और टियान के पंच को ब्लॉक कर लेता है। इसको देख के तो टियान भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पीछे खिसक जाता है। वहीं पे भाई टियान से कहता है, कमाल की बात है यार, घुटने के मुकाबले में हाथ की हड्डी का कोई भी चांस नहीं है, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुमने जिस तेजी के साथ और जिस ताकत के साथ मेरे घुटने पर घूंसा मारा है, इतनी देर में तो तुम्हारे जॉइंट्स को टूट जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे हाथों को कुछ भी नहीं हुआ है। और वो टियान से पूछता है, क्या तुमने किसी तरह की मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया है, लेकिन तुम्हारे स्किल्स को देखते हुए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुमने किसी तरह की मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया है। क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, नहीं तो तुम शांति से इस जगह को छोड़ के आज तो नहीं जा सकते हो। वह भी टियान का हाथ सच में कांपने लगा था। ये तो कहो उसकी फिजिक फल वल खाने की वजह से बढ़ गई है, नहीं तो उसका हाथ सच में टूट जाता। टियान भी इस बात से हैरान होता है कि उसने टियान के पंच को इतनी आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया, जबकि उसकी करंट बॉडी कैपेबिलिटीज एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले में काफी ज्यादा पार जा चुकी हैं। और उसे समझ में आ जाता है कि वो अभी किसी इंसान के साथ फाइट नहीं कर सकता है जो कि अजीब वगैरह हरकतें करता हो। और उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी गार्ड्स के आने की आवाज सुनाई देने लगती है। इसलिए टियान उसे कहता है कि माफ कर दे भाई, आज मैं तेरे साथ नहीं खेल सकता है, अगली बार मिलूंगा तो मैं तेरे छक्के छुड़ा दूंगा। उसी टाइम पे भाई तेजी के साथ आगे बढ़ता है और टियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे टियान मिट्टी उठाता है और उसकी आंखों के अंदर डाल देता है। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए कहता है कि जाओ और जाके आंखें धो लो, नहीं तो लाल पड़ जाएंगी। इसके बाद वो दीवार को टापता है और वहां से पार निकल जाता है। बाकी सभी गार्ड्स बाइक के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। भाई उनसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे अपनी आंखें साफ करनी है। वहीं पे भाई अपने मन के अंदर सोचता है कि वो आदमी बहुत ज्यादा चालाक था, लेकिन सबसे बड़ी बात उसकी फिजिकल कंडीशन थी और वो भी एक नॉर्मल इंसान
इंसान के मुकाबले में पार जा चुका है। इसके बाद भाई सबसे पहले अपनी आंखें साफ करता है और जाके सौरन को चेक करता है और वो मेट को बताता है कुछ भी सीरियस इंजरी नहीं है, बस बेहोश हुई है और जैसे ही उठे तो फिर उसे ये मेडिसिन दे देना, ये ठीक हो जाएगी। वहीं पे मेट जब पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है तब भाई मना कर देता है। मगर लगता है कि यहाँ की साइड बहुत ज्यादा अभी हालत खराब चल रही है, ऊपर से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई है, इसीलिए वो लोग फालतू में मिलिट्री और पुलिस को उंगली नहीं कर सकते हैं। वहीं पे भाई मेट के साथ बात ही कर ही रहा था कि उसी टाइम पे उसका गार्ड आता है जो कि उसे बताता है कि उसने अभी उसके रूम को चेक किया और उसे पता चला कि उसकी एक ड्राइव गायब हो चुकी है, जिससे भाई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरी ग्रे हार्ड ड्राइव साली गायब हो गई। वहीं पे हम लोग टियान को देखते हैं जिसने उस ड्राइव को चुरा लिया था और जिसके बाद वो घर पे आके उस ड्राइव को ओपन करता है और अपने मन के अंदर सोचता है उम्मीद करता हूँ कि मुझे उनके नेटवर्क केबल के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। आखिर में ये साले टियान रुन कंपनी करना क्या चाहती है। इसके बाद टियान ड्राइव को चेक करता है तो फिर उसे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नोट्स का एक फोल्डर मिलता है और जब टियान उस फोल्डर को चेक करता है तो फिर उसके अंदर कई सारी ऑडियो फाइल्स या फिर नोट्स थे। अब देखो ये सभी नोट्स बाई के थे और इसमें वही सब बताया जा रहा था कि दुनिया कैसे बदल गई है और कैसे इंसानों को भाई अपनी कमजोरियों को छोड़ के ताकतवर होना चाहिए, जिसके लिए भाई इंसानों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए राजी है, जबकि वो अभी तक शुरू नहीं किया है, वो लियांग नहीं किए थे और वो इस हद तक पागल हो चुका था कि इंसानों को एवोल्यूट करवाने के लिए वो खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए राजी था और वो अपनी इस रिसर्च से ये साबित करना चाहता था कि इंसान भी मौत को पीछे छोड़ सकते हैं और सुप्रीम ग्लोरी को पा सकते हैं। वहीं पे हम लोग बाई को देखते हैं जो कि अपनी मदर डिस्क के साथ डॉटर डिस्क को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसे जो डेटा अंदर रहता है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जा सके, लेकिन जो मदर डिस्क है वो डॉटर डिस्क के सिग्नल को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन बाई को डिस्क की ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि वो सभी उसके पुराने डेटा थे और अगर वो किसी को पता भी चल जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे बाई अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो लोग उन नोट्स को देख लेते हैं तो फिर उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इस जगह पे किस चीज के लिए आया हूँ। वहीं पे उसका बॉडीगार्ड बाई से पूछता है कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनके ऊपर अटैक नंबर 7 ने किया हो। बाई आगे से कहता है कि अगर नंबर 7 ने अटैक किया होता तो फिर वो किसी रूकी को यहाँ पे नहीं भेजता। उस इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ भले ही काफी ज्यादा अच्छी हो लेकिन वो उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा सादी थी। वहीं पे वो दोनों बाई के आखिरी नोट को पढ़ते हैं कि सामने की तरफ डार्कनेस है और पीछे की तरफ अबायस, इसीलिए अब लौटने का कोई भी फायदा नहीं है। यानी कि भाई अब इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट जरूर करेगा, भले ही चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। वहीं पे टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि भले ही चाहे इंसानी कीमत क्यों ना चली जाए और उसे बाई की बातें बहुत ज्यादा एरोगेंस वाली लगती हैं, लेकिन टियान को इतना समझ में आ जाता है कि उन लोगों ने इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पहले ही शुरू कर दिया है। अगली सीन में हम लोग टियान के फार्म को देखते हैं जहाँ पे टियान ने दोबारा सिस्टम की मदद से एक बेबी पिग को खरीदा था, एक रैबिट पिग को खरीदा था और साथ ही में चिकन को भी खरीदा था। वहीं पे लियान को ये सभी चीजें बहुत ज्यादा क्यूटी लग रही थी, जिसके बाद वो उनमें से एक रैबिट को उठा लेती है और उसे कहती है इधर आओ मेरी जान, मैं तुम्हें ड्रेसअप करके और भी ज्यादा क्यूट बना देती हूँ। वहीं पे टियान अपने मन के अंदर सोच रहा था कि मैं लियान को कैसे समझाऊं सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसीलिए लियान को समझ में नहीं आएंगी। टियान को एक आइडिया आता है और वो लियान से कहता है कि उसके पास एक डोरेमोन का ट्रेजर बैग है और वो उसके अंदर से कुछ भी निकाल सकता है। वहीं पे हम लोग लियान को देखते हैं जिसने ड्रेसअप के नाम पे उस रैबिट के धज्जियां उड़ा दी थी, उसके ऊपर क्रेयॉन से कलर करके स्टार बना के। वहीं पे लियान जैसे ही सुनती है कि टियान के पास डोरेमोन का बैग है तो फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन टियान उसे कहता है कि ये सीक्रेट सिर्फ हम दोनों के बीच में रहना चाहिए, किसी को भी पता न चले। इस पे लियान इस चीज के लिए तुरंत मान जाती है, लेकिन टियान के नजर जैसे ही उस खूबसूरत और ड्रेसअप रैबिट के ऊपर पड़ती है तो फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लियान से कहता है कि वो हमारा प्रीशियस खाना है, उसके साथ खेलना बंद करो। वह भी लियान जैसे ही सुनती है खाना तो वो आगे से कहने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो लोग इतनी क्यूट चीज को नहीं खा सकते हैं, वो इसे पालना चाहती है। तो फिर टियान आगे से सीधा लियान की कमजोरी के ऊपर हमला करता है, स्पाइसी रैबिट मीट, और वो इसी तरीके से लियान को अलग अलग तरह की डिशेस के बारे में बताने लगता है, जैसे पॉर्क चॉप राइस, चिकन पॉट, ग्रिल्ड चिकन लेग्स। वहीं पे इन सभी लजीज डिशेस का नाम सुन के उसके मुंह से पानी आने लगता है, लेकिन वो आगे से जिद पे अड़ी हुई थी और टियान से कहती है कि वो शाकाहारी बन जाएगी ताकि वो इन सभी लोगों को ना मारे। टियान उसकी हालत को देख के
उसे समझाता है कि ये बहुत ज्यादा कमाल का खाना है और वो लोग उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं, उसे खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इनके साथ रिलेशन बिल्ड करने से बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसके बाद वो लीहान के हाथों से रैबिट को वापस मांगता है तो लीहान उसे रैबिट वापस कर देती है और टियान से कहती है कि वो बिना किसी दिक्कत के कोई भी चीज खा लेगी क्योंकि खाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसी टाइम पे टियान के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि प्लांटेशन के अंदर एक ही बहुत ज्यादा रेयर तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है जिसको अल्बाइनो कॉर्न कहा गया है, यानी कि मक्का। टियान रेयर तरह के प्रोडक्ट का नाम सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद वो लीहान को खेलने के लिए वहां से भेज देता है और जाके मक्के को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये रेयर आइटम सेकंड लेवल का है और इसको सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। सिस्टम टियान को बताता है कि इस प्रोडक्ट के निकलने की चांस 1 लाख में से 1 होते हैं। जिसके बाद सिस्टम टियान को इस कोन का इफेक्ट बताता है। अगर टियान इस कोन को खा लेता है तो वो अगले 30 सेकंड के लिए बाहुबली बन जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना इस हद तक आगे बढ़ जाएंगे कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान उसे छू तक नहीं पाएगा। टियान उस कोन को देख के कहता है कि ये तो साला अजूबा है वे। जिसके बाद वो खेत के अंदर और भी इसी तरह के कॉर्न को ढूंढने लगता है, लेकिन 2-3 घंटों ढूंढने के बावजूद उसे वैसा कॉर्न दोबारा नहीं दिखता है और उसे यकीन हो जाता है कि ऐसे कॉर्न्स का निकलना बहुत ज्यादा लकी होता है और वो बस एक ही बार लकी रह चुका है, अब दोबारा उसे ऐसा कॉर्न नहीं मिलेगा। जिसके बाद टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो खेती बाड़ी के अमाउंट को बढ़ा देता है तो फिर इस तरह के कॉर्न के निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन उसे बाद में समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ स्कैम है, अमाउंट बढ़ाने से लक थोड़ी ना बढ़ेगा और वो इसे बस अपने पॉइंट्स को ही बेफालतू में बर्बाद करेगा। जिसके बाद हम लोग सावरेन को देखते हैं जो कि चिप्स खाते हुए उस रिकॉर्डिंग को देख रही थी जहाँ पे टियान ने उसकी चोंच को दबाया था और वो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो टियान को भर भर के गालियां देती है और कहती है कि तू एक बार मेरे हत्थे चढ़ जा, मैं तेरे पहले छोटे छोटे टुकड़े करूंगी, जिसके बाद उनका पजल बनाऊंगी और खाली टाइम में बैठ के सॉल्व करूंगी। जिसके बाद पुलिस वालों का नंबर आता है और वो उनको भी भर भर के गालियां देती है कि साले एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं, पता नहीं क्या काम करेंगे। खैर उसे बाद में समझ में आ जाता है कि वो नॉर्मल रास्तों का इस्तेमाल करके टियान को नहीं पकड़ सकती है। जिसके बाद वो अपने पास एक बाल का सैंपल बाहर निकालती है जो कि टियान का ही था। जब वो पिछली बार सावरेन की चोंच दबा रहा था तब उसके पास ये बाल गिर गया था और उस टाइम पे सावरेन ने नोटिस कर लिया था। जिसके बाद वो खुद के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि उल्टा सीधा सोचना बंद करो, सीधा काम पे लगो। जिसके बाद वो बाइक के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने एक नई जगह को ढूंढ लिया है फैक्ट्री लगाने के लिए और वो जगह टियान के फार्म के पास थोड़ा सा दूर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। जिसके बाद सावरेन भाई से कहते हैं कि उसे एक जरूरी काम करवाना है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। भाई उसे कहता है कौन सा काम है बताओ तो सही। इस पे सावरेन आगे से कहती है कि वो इतना बड़ा रिसर्चर है और सावरेन उसे एक बैल का सैंपल निकालने के लिए कह रही है ताकि वो लोग डीएनए की मदद से उस बंदे को ढूंढ सके जिसने सावरेन के ऊपर अटैक किया था। वहीं पे भाई को जैसे ही पता चलता है कि सावरेन उस बंदे को ढूंढना चाहती है जिसने कल रात हमला किया है तो फिर वो तुरंत इस काम के लिए मान जाता है और वो भाई से कहता है कि अरे यार जब घर में पड़ा है सोना फिर काहे करो ना, ये काम मुझे दो, मैं अभी करे देता हूँ। जिसके बाद हमें इन लोगों के एक्सपेरिमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग ब्लड सैंपल लेते हैं और उसे एक म्यूटेटेड बीस्ट के अंदर डाल देते हैं। उस बीस्ट के अंदर जैसे ही वो वायरस जाता है तो फिर उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उसकी कई सारे आंखें आ जाती हैं और उसका बॉडी शेप सब कुछ चेंज हो जाता है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जिसके बाद वो जंजीरों को तोड़ लेता है और इधर उधर हमला करने लगता है। हमें बताया जाता है कि ये इन लोगों का वी-शेप्ड वायरस बी 34वां एक्सपेरिमेंट था जो कि फेल हो गया है क्योंकि ये मॉन्स्टर ताकतवर और पावरफुल होने के साथ साथ विशाल भी हो गया था, लेकिन बेचारे ने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी थी, यानी कि सोच विचार नहीं कर पा रहा था और जहाँ पे देखो वहाँ पे हमले किए दे रहा था। और बेशक भाई इन लोगों का हेड है तो उसका यहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो लोग इस मॉन्स्टर को भी मार देते हैं क्योंकि इतने खतरनाक मॉन्स्टर को पाल के थोड़ी ना रखेंगे। जिसके बाद हम लोगों को बाई की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई देती है जहाँ पे हम लोग बाई के बड़े भाई को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ था
और पता नहीं ये बड़ा भाई कैसे है। उसके दोस्त जब उससे पूछते हैं क्या वो लोग उसके छोटे भाई को बुली कर सकते हैं तो वो उसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो लोग भाई को उठाते हैं और पाउंड के अंदर डुबा देते हैं। वहीं पे भाई का बड़ा भाई ये सब देखते हुए मजे ले रहा था और वो लोग उसे कहते हैं कि तुम भले ही भाई फैमिली के छोटे बेटे क्यों ना ही हो लेकिन तुम उसके नाम पे धब्बा हो धब्बा। वहीं पे भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि मेरे को जाने दे भाई, काहे को मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन बड़े भाई को इससे गुस्सा आ जाता है और वो उसे और भी ज्यादा डुबा देता है और भाई इस खौफनाक सपने को देख के नींद से जाग जाता है। भाई अपने मन के अंदर सोचता है कि इतने बड़े हो गए हो लेकिन इसके बावजूद ऐसे ऐसे सपने देख रहे हो। वहीं पे भाई अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे ही वी शिफ्ट वायरस और भी ज्यादा बेहतर होता जाएगा और वो जैसे ही एक परफेक्ट म्यूटेंट बना लेगा तो फिर वो अपने भाई की खिल्ली उड़ा देगा। जिसके बाद हम लोग ली हान को देखते हैं जो कि भाई अजूबा कर रही थी। वो कार्टून देखने की जगह पे न्यूज देख रहे थे जहाँ पे बताया जा रहा था कि वर्ल्ड को चेंज हुए 9 दिन हो चुके हैं और हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स को देखा जा रहा है। वहीं पे टियन जब इस चीज को देखता है तब वो लिहान की टांग खींचते हुए कहता है अरे वाह, छोटी बहन तो बड़ी हो गई है, कार्टून देखने की जगह पे अब से न्यूज देखने लगी है। लिहान उसे कहती है कि तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते हो छोटी छोटी कह के, इसलिए अब से मैं न्यूज देखना शुरू कर रही हूँ ताकि मैं बड़ी होकर तुम्हारी मदद कर सकूं। टियान उसे कहता है कि तुम पहले ही मेरी काफी ज्यादा मदद कर रही हो लोगों के इंटेंशन के बारे में बता के। लेकिन लिहान आगे से कहती है कि साओ ही लगातार ताकत होते जा रहा है इसीलिए वो भी ताकतवर होके टियान की मदद करना चाहती है। वहीं पे हम लोग साओ ही को देखते हैं और ये साला पता नहीं क्या खा रहा था, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। वहीं पे टियान हम लोगों को बताता है कि वो साओ ही के ऊपर काफी ज्यादा जोरों से नजर रखे हुआ था लेकिन साओ ही ने बजर खोने के कोई भी निशान नहीं दिखाए हैं। इसलिए अब टियान को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ एवोल्यूशन फूड की वजह से हो रहा है जिससे वो लगातार इवॉल्व कर रहा है। इसके बाद टियान वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो और अंकल जाके तालाब को खोदने वाले हैं, अगर साओही को भूख लगे तो वो फ्रिज के अंदर से स्नैक निकाल के खा सकती है। इसके बाद अगला सीन 1 घंटे के बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि ली हान को भूख लग जाती है और तभी उसकी नजर एक बॉक्स के ऊपर पड़ती है और जब वो उस बॉक्स को खोलती है तब उसके अंदर डिवाइन गेन सीड थे जो कि 4 लेवल के थे। वह भी ली हान को ये फल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। वह भी साओही उन्हें सूंघ के चेक करता है तब उसे पता लग जाता है कि इनमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन लीहान जल्दी से एक खाती है और दूसरा साओही को खिला देती है। लेकिन लीहान को उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है इसीलिए वो जल्दी से उसे थूक देती है। लेकिन साओही के एल लग चुके थे क्योंकि उसने तुरंत उस नट को निगल लिया था और वो जैसे ही नेट को निगलता है तो वो सो जाता है और रात के टाइम पे हम लोग उसे देखते हैं तो वो थोड़ा सा बजर्क हो जाता है। जिसके बाद वो इधर उधर सामानों को तोड़ने लगता है और हर तरफ कुथम उछम मचाने लगता है। और जब अंकल रात के टाइम पे उठते हैं और साओही को चेक करते हैं तब वो देखते हैं कि साओही बहुत ज्यादा बजर्क हो चुका है और वो एक जगह पे चुपचाप बैठ के किसी तरह का मीट खा रहा है और वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जिसके बाद वो अंकल के ऊपर हमला करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अंकल जल्दी से साइड में हट जाते हैं और वो साओही के अटैक को डॉज कर लेते हैं। इसके बाद जब वो पीछे मुड़ के साओही की तरफ देखते हैं तब वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। अब वो किसी तरीके से एक वुल्फ के अंदर बदल गया था। वहीं पे अंकल अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये बदल तो गया है लेकिन म्यूटेशन नहीं है, ये मेरे ऊपर और भी लगातार हमले नहीं कर रहा है। इसीलिए अंकल सबसे पहले साओही को शांत करने के बारे में सोचते हैं और उसे पुचकारते हुए कहते हैं कि ये मैं हूँ। लेकिन साओही आगे से उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और उसका दिमाग थोड़ा सा खसक रहा था। इसके बाद वो अंकल की तरफ आगे बढ़ने लगता है लेकिन अचानक से खिड़की तोड़ के घर से बाहर भाग जाता है। वहीं पे वो 12 फीट की दीवार को एक ही बार में कूद के पार निकल जाता है जिससे अंकल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे टियान की भी नींद खुल जाती है और वो अंकल से पूछता है कि क्या हुआ है। अंकल टियान को बताते हैं कि साओही अचानक से बजर हो गया था लेकिन वो म्यूटेट बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वो ऊपर से अंकल को पहचान भी लिया था। उसी टाइम पे वहाँ पे लीहान भी आ जाती है और वो बेचारी नंगे पाँव ही वहाँ पे भागते हुए आ गई थी और उन लोगों से पूछती है कि साओही कहाँ पे चला गया है। टियान उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे रह के बोर हो गया होगा इसीलिए बाहर घूमने के लिए गया होगा, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन जब टियान देखता है कि वो बेचारी नंगे पाँव ही आ गई है तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वह पे लीहान टियान से पूछती है कि साओही क्या भाई की तरह बन जाएगा। टियान उसे पूछता है कि उसने हाल ही में कुछ अजीब गरीब खाया था क्या, जिस पर लीहान टियान को बता देती है कि साओही ने फार्म के अंदर से निकले हुए सीड्स को खाया था। वह पे टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि साओही को तो इवॉल्व करना चाहिए था, इस तरीके से वो पागल क्यों हो गया। जिसके बाद टियान सिस्टम से पूछता है क्या
साओही उस नट को खाने के बाद थोड़ा सा क्रेजी हो जाएगा का, लेकिन सिस्टम आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है। जिसके बाद टियान लिहान से कहता है कि तुम यहाँ पे अंकल के साथ रुको, मैं जल्दी से साओही के पीछे जाता हूँ और उसे घर पे लेके आता हूँ, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, साओही हमारी फैमिली है, वो हमारे पास वापस जरूर आएगा। वहीं पे हम लोग साओही को देखते हैं जो कि भाई बहुत तेजी के साथ भाग रहा था, और वो हमें बताता है कि उसकी बॉडी बहुत जोरों से जल रही है और उसका मन बहुत ज्यादा मांस को चीर फाड़ के खाने का कर रहा है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, नहीं तो वो कभी भी लिहान के पास वापस नहीं जा पाएगा। और उसी टाइम पे हम लोग एक भाई आंडू पांडू कल्ट वालों को देखते हैं जो कि साओही को देख के मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ये तो सैक्रेड एनिमल है। सैक्रेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा पवित्र टाइप, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे इसे अपने साथ लेके जाना चाहिए, गॉड बहुत ज्यादा खुश होंगे। वहीं पे हम लोग टियान को देखते हैं और वो भी इसी एरिया के अंदर साओही को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमिंग बर्ड के सर्वेलेंस कैमरा से उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती है और उसे समझ में आ जाता है कि साओही इस एरिया के अंदर नहीं है, और उसे साओही की चिंता होने लगती है क्योंकि अगर मिलिट्री या फिर पुलिस ने उसे ढूंढ लिया तो फिर साओही मारा ही जाएगा। उसी टाइम पे टियान के पास आंडू पांडू कल्ट की तरफ से एक बूढ़ी दादी आती है जो कि टियान को बताती है कि वो डॉग तुम्हारा था जो कि अभी यहाँ से भागते हुए गया है। टियान पूछता है कि तुमने उसे देखा, जल्दी से बताओ वे कौन से रास्ते पे गया हुआ है। लेकिन आंटी तो टियान को भाई अपने चर्च के अंदर ज्वाइन करवाने के लिए उसे मेंबरशिप के बारे में बताने लगती हैं। टियान आगे से कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर आंटी टियान से कहती है क्योंकि वो डॉग तुम्हारा पालतू पेट है और तुम उसके मालिक हो तो फिर तुम्हें फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम इस बढ़ती दुनिया के अंदर खुद के पाप को धो पाओगे और बहुत अच्छे से जी पाओगे। टियान आंटी से कहता है कि आंटी दिस इज ओल्ड फैशन, अगर आपको बकरे हलाल करने हैं तो फिर कोई नई स्क्रिप्ट लेके आइए, ये पुरानी हो गई है। आजकल पाप वाप कोई नहीं धोता है बल्कि और करता है, और अगर पाप का घड़ा भर जाए तो बाल्टी लगा देते हैं। इसके बाद वो बाइक को स्टार्ट करता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर इस दुनिया में कोई मुझे बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ और मैं खुद को ही बचा सकता हूँ। वहीं पे आंटी टियान को जाते हुए देख के कहती है कि साले जब गॉड आएगा तब तुझे पता चलेगा और तुझे से लोथड़ ही हमेशा के लिए नर्क के अंदर तड़पा करेंगे। जिसके बाद हम लोगों को टियान और साओही की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम लोग टियान को देखते हैं कि वो बस भाई ट्रक व्रक को रोक के सिगरेट पी रहा था। उसी टाइम पे उसे किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, और जब वो उस जगह पे जाके चेक करता है तब उसे वहाँ पे एक डॉग मदर मरी हुई दिखाई देती है। टियान समझ आता है कि किसी जी के अंधे ने इसे ठोक दिया है और अब ये मारी जा चुकी है। और उसी टाइम पे टियान की नजर साओही के ऊपर पड़ती है जो कि अभी छोटा सा पिल्ला था और वो अभी भी दूध पी रहा था। टियान साओही को उठा लेता है और उसे देख के समझ में आ जाता है कि डॉग मदर तो काफी टाइम से मर चुकी है, लेकिन ये अभी भी अपनी मदर से चिपका हुआ है और उसे साओही के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जिसके बाद वो साओही से कहता है क्योंकि हम दोनों ने ही अपने पेरेंट्स को खो दिया है, इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग अभी के साओही को देखते हैं जो कि किसी इंसान की टांग को पकड़ लेता है और उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए लोगों को उसके पास आने से रोक रहा था। दरअसल ये लोग साओही के ऊपर गन गोली बरसात करके उसे पकड़ना चाहते थे। जिसके बाद हम लोग बाई को देखते हैं जो कि लैब से बाहर निकलता है और साओही भागते हुए डायरेक्ट रिसर्च लैब के सामने आ गया था। बाई जैसे ही बाहर आता है तो फिर एक बंदा उसे बताता है कि उनका एक साथी स्मोक करने के लिए जंगलों के अंदर गया हुआ था। तभी वहाँ पे एक म्यूटेटेड बीस्ट था जो कि झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ था और अचानक से उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। बाई जैसे ही ये बात सुनता है कि वो झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ था तो फिर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ज्यादातर म्यूटेटेड बीस्ट बहुत ज्यादा सनकी किस्म के होते हैं और वो जानवरों की हीट का पीछा करते हुए उनके ऊपर हमला करते हैं। और उसे समझ में आ जाता है कि साओही एक हाई लेवल का म्यूटेटेड बीस्ट है, इसने सिर्फ उस बंदे की टांग को पकड़ा है ताकि वो लोग उसके ऊपर गोलियां न चलाएं। और बाई को साओही जैसे ही एक म्यूटेटेड बीस्ट की तलाश थी जो कि बहुत ज्यादा चालाक हो, जिसकी मदद से वो लोग वी वायरस को क्रैक कर सकते हैं। जिसके बाद बाई अपने बंदे से कहता है कि हमें वो बीस्ट जिंदा पकड़ना है इससे पहले कि मिलिट्री पुलिस यहाँ पे पहुंच जाए। जिसके बाद बाई उसे कह के वहाँ पे ट्रैंक्विलाइजर और सेडेक्टिव मंगाता है जिनका इस्तेमाल करके वो लोग साओही को बेहोश करने वाले थे। लेकिन वो जैसे ही साओही के ऊपर गन फायर करते हैं तो वो तेजी के साथ उसे डॉज कर लेता है, लेकिन एक गोली जो कि गोली थी वो साओही के पैर के ऊपर लग जाती है। तो फिर वो गुस्से में एक बंदे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो बंदा उठे डॉज कर लेता है। इसके बाद साओही तुरंत जंगलों की तरफ भागते हुए निकल जाता है। वह टियान बिल्डिंग के पास ही से गुजर रहा था कि उसी टाइम पे हमिंग बर्ड उसे बताती है कि एक ब्लूप्रिंट देखा गया है जो कि किसी बीस्ट के हैं। और जब टियान उस जगह पे पहुंचता है तब उसे वहाँ पे पैर के साथ साथ
साथ बहुत ज्यादा ब्लड दिखाई देता है और ये ब्लड अभी भी गर्म था। इसीलिए टियान को समझ में आ जाता है कि ये पक्का सावी के ही निशान है और उसे चिंता होने लगती है कि सावी अचानक से इतना ज्यादा घायल कैसे हो गया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपनी कार्स को बाहर निकाल लेते हैं और सावी का पीछा करने लगते हैं। वहीं पे सावी पूरी तेजी के साथ भाग रहा था और भाई उसे जब भागते हुए देखता है तब वो उसे देख के बहुत ज्यादा दीवाना हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी इससे पहले इस तरह की म्यूटेटेड बीस्ट को इतनी फुर्ती और तेजी के साथ भागते हुए नहीं देखा था और वो लगातार एक्साइटेड होता रहता है। उसी टाइम में हम लोग टियान को देखते हैं और उसे बताया जाता है कि टारगेट मिल गया है। इसके बाद जब टियान सैटेलाइट से उसे चेक करता है तब उसे दिखाई देता है कि सावी अपनी जान बचाते हुए भाग रहा है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। और जब वो हमिंगबर्ड की मदद से उसे जूम करके देखता है तब उसे पता चलता है कि बाई सावी का पीछा कर रहा है। टियान उसे देख के गुस्सा होकर कहता है कि ये किताबी कीड़ा फिर से सावी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है और उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग सावी को रिसर्च के लिए पकड़ना चाहते हैं। इसके बाद टियान वहाँ पे इन्वेंट्री को खोलता है और उसके अंदर से अबाइलो कॉर्न को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद भाई अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और उसे तीनों तरफ से घेर लो और वो लोग जल्दी से आगे बढ़ के बाई को तीनों तरफ से घेरने लगते हैं। सावी को पता चल जाता है, जिसके बाद वो तेजी से एक पेड़ का सहारा लेता है और एक कार के ऊपर चढ़ के एक बंदे के ऊपर हमला करके उसके हाथ को नोच लेता है। उसी टाइम पे नंबर 2 की कार से एक बंदा बाहर निकलता है और वो सावी के ऊपर गोलियां दाग देता है। सावी के चेहरे के ऊपर डायरेक्ट गोलियां लगने ही वाली थी कि उसी टाइम पे टियान अबाइलो कॉर्न को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर 30 सेकंड के लिए उसकी सभी एबिलिटीज को टॉप लिमिट पे पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद वो अपनी उंगलियों की मदद से ही उन दोनों बुलेट्स को रोक लेता है और सावी को बचा लेता है। अब टियान को जो भी करना था सिर्फ 30 सेकंड के अंदर करना था। 30 सेकंड के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। वहीं पे भाई इस चीज को देख के हैरान हो जाता है कि ये चमकती हुई रोशनी कौन है। वहीं पे सावी को पता लग जाता है कि ये उसका मास्टर है। जिसके बाद टियान के पास सिर्फ 26 सेकंड बाकी थे तो वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और आसपास के जितने भी गार्ड्स थे उन सभी को ढेर कर देता है और आखिर में बचा हुआ भाई जो कि टियान के ऊपर गोलियां चलाने वाला था, उसी टाइम पे टियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर एक पंच मारता है तो वो पीछे जाके गिरता है। इसके बाद टियान का टाइम खत्म हो जाता है तो वो जल्दी से पीछे हट जाता है। वहीं पे इफेक्ट की वजह से टियान अभी भी नीचे गिरा हुआ था। भाई अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैंने अटैक को ब्लॉक न किया होता तो अब तक मैं मारा जाता। इसके बाद वो टियान की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि इसका मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी टाइम पे सावी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो बाई की गर्दन के ऊपर काट के टियान को बचा लेता है, लेकिन बाई फिर भी गोली चला देता है जो टियान की सीधा कंधे पे जाके लगती है। अगले सीन में जब टियान की आंखें खुलती हैं तब सावी उसे अपने ऊपर लाद के कहीं पे ले जाने की कोशिश कर रहा था। अचानक से सावी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो नीचे गिर के कांपने लगता है। टियान सिस्टम से पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन सिस्टम आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है। हम लोग अब से सावी को सावी कहेंगे क्योंकि मैं बाई के बीच में कंफ्यूज हो रहा हूँ। अचानक से साव को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो नीचे गिर के कांपने लगता है। टियान सिस्टम से पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन सिस्टम आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है। हम लोग देखते हैं कि साव की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं और उसके डीएनए के अंदर ह्यूमन सेल से जुड़ने लगते हैं और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि साव ने बाई को काट लिया था और काटने की वजह से उसकी ह्यूमन सेल बाई के डीएनए के साथ जुड़ चुके थे। वहीं पे हम लोग डिवाइन गेन को देखते हैं और वो भी टूट जाता है। इसके बाद साव के जितने भी पुराने डीएनए थे वो सभी टूट जाते हैं और नए डीएनए बनते हैं। और वहीं पे बाहर की तरफ हम लोग देखते हैं कि साव की बॉडी को ककून कवर कर लेता है और वो ककून के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम लोग इधर बाई को देखते हैं और गर्दन के ऊपर एक जोरदार झटका पड़ने की वजह से उसकी गर्दन टूट गई थी और वो कोमा में जला जा चुका था और डॉक्टर के पास कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग बाई को जिंदा बचा सकते हैं। वहीं पे हम लोग सॉरेन को देखते हैं जो उन लोगों से पूछती है कि बाई की हालत ऐसे कैसे हो गई, जिसपे वो लोग बताते हैं कि उन्हें एक म्यूटेटेड बीस्ट मिला था जिसको बाई पकड़ना चाहता था, लेकिन वो लोग उसे पकड़ नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे अचानक से एक लाइट वाला मैन आ गया जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और उसने अकेले ही सभी लोगों को हरा दिया। हालांकि सॉरेन को इस कहानी के ऊपर यकीन नहीं होता है और वो उन लोगों से कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या, तुम लोग बस बेफालतू की कहानियां बना रहे हो ताकि सारी जिम्मेदारी से बच सको। उसी टाइम पे डॉक्टर सॉरेन को बताते हैं कि बाई की पल्स रेट नीचे गिरती जा रही थी और वो जिंदा नहीं बचेगा। उसी टाइम पे बाई अपनी आंखें खोलता है और वो अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी से वी शेप्ड वायरस मेरे अंदर इंजेक्ट करो। इस पे गार्ड आगे से साफ मना करने लगता है क्योंकि उन लोगों ने अभी तक वायरस को कंप्लीट नहीं किया था और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं थी कि बाई इंजेक्ट करने के बाद सही
ही सलामत रहेगा। भाई अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो एक मॉन्स्टर की तरह मरता है या फिर इंसान की तरह, लेकिन उसे मरना तो है ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन वो मरने से पहले एक दाव लगाना चाहता है, क्या पता उसकी किस्मत चमक जाए और वो दाव सही लग जाए। तो फिर वो लोग भाई की बात मान जाते हैं, जिसके बाद वो लोग पूछते हैं क्या वो लोग उसकी फैमिली को बुला ले। तो भाई आगे से साफ मना करता है और कहता है कि वो लोग ऐसे लोग जरूर हैं जिनकी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है, लेकिन वो लोग मेरे अपने नहीं हैं। जिसके बाद वो लोग वी सेप्ट वायरस भाई की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो फिर भाई को झटके लगना शुरू हो जाते हैं और उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। हम लोग देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर भी जैसे ही वायरस जाता है तो फिर वो वायरस उसके डीएनए को चेंज करने लगता है और सभी लोग ऐसे भाई को चिल्लाते हुए देख के बस घबरा ही रहे थे कि कहीं मारा न जाए। इसके बाद हम लोग टियान को देखते हैं जो कि ककून के पास ही खड़ा था। इसके बाद ककून टूटने लगता है और उसके अंदर से सौ बाहर निकलता है जो कि अब पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया था। दरअसल वो एक वेयरवुल्फ की तरह लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी किसी इंसान की तरह थी, बस ऊपर का सर ही एक वुल्फ की तरह था। इसके बाद टियान आगे बढ़ता है और सौ को उसके नाम से बुलाता है, लेकिन सौ आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है। जिसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और टियान के कंधे के ऊपर रख देता है, जिससे टियान के कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर पड़ जाता है। इसके बाद हम लोग लीहान को देखते हैं और अंकल उसे कहते हैं कि उसे कमरे के अंदर चल के सो जाना चाहिए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और उसे ठंड लग जाएगी। वहीं पे अंकल खुद ही कांप रहे थे और उनकी नाक बह रही थी, लेकिन लीहान आगे से कहती है कि उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है और वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अंकल से कहती है कि अगर उन्हें लीहान की बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो वो खुद छू के चेक कर सकते हैं। और जब अंकल उसके हाथ को छूके हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि उसकी बॉडी सच में बहुत ज्यादा गर्म है। इसके बाद अंकल लीहान को अपने पास बिठा लेते हैं क्योंकि उसकी बॉडी गर्म थी और वो उसे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के यहाँ पे टियान के आने का वेट करता हूँ। इसके बाद वो लोग पूरी रात बाहर ही बैठे रहते हैं और लीहान ऐसे ही सो जाती है। अगली सुबह जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि टियान गेट पे आ चुका है और वो टियान से पूछती है क्या उसने सौ को ढूंढा, लेकिन वो जैसे ही देखती है कि सौ टियान को गोद में उठा के लेके आ रहा है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हमें बताया जाता है कि सौ अचानक से इवॉल्व हुआ था, इसीलिए वो अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने गलती से टियान के कंधे को फ्रैक्चर कर दिया। इसके बाद टियान लीहान से कहता है कि देखो मैं सौ को वापस ले आया। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिस्टम टियान को बताता है कि सौ वेयरवुल्फ के अंदर इवॉल्व हो गया है। वहीं पे हम लोग लीहान को देखते हैं जो कि सौ को देख के काफी ज्यादा खुश थी। इसके बाद वो टियान के पुराने कपड़े निकालती है और सौ को दे देती है पहनने के लिए और वो सौ के बिल्कुल इर्द गिर्द घूम रही थी और उसे कहती है कि सौ बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। इसके बाद वो सौ से कहती है कि चलो मुझे अपने कंधे पे उठा लो। तो फिर सौ बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसे वो अपने कंधों के ऊपर बिठा लेता है। इसके बाद सिस्टम टियान को उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, स्पिरिट, हंगर सब कुछ दिखाता है और टियान को बताता है कि ये ह्यूमन सेल्स की वजह से इवॉल्व हो गया है, सॉरी जीन। और सिस्टम टियान को ये भी बताता है कि सौ की कोई लिमिट नहीं है, वो आगे की तरफ लगातार इवॉल्व करता जा सकता है। टियान को सिस्टम की वजह से पता चलता है एथवास्टिक जीन की वजह से ही सौ बजर्ग हो गया था, लेकिन वो बजर्ग इसलिए नहीं हुआ और उन लोगों के ऊपर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो करना नहीं चाहता था। और टियान को ये भी पता चल जाता है कि ह्यूमन जीन उसे जरूर बाई की वजह से मिले होंगे जब उसने बाई को काटा होगा। इसके बाद अंकल टियान के पास मेडिकल बॉक्स लेके आते हैं उसके कंधे से गोली बाहर निकालने के लिए, लेकिन टियान उनसे कहता है कि उसे मेडिकेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो बॉक्स के अंदर से बस एक सिरिंज बाहर निकालता है और अपने कंधे के अंदर घुसा के गोली को बाहर गिरा देता है। जिसके बाद वो अपने पास मैजिकल कैरेट को बाहर निकालता है और ये देख के अंकल काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो गाजर आसमान से निकल के आई थी। इसके बाद टियान जैसे ही उस गाजर को खाता है तो उसकी बॉडी हील होने लगती है और कुछ ही देर के अंदर ही उसका घाव ठीक हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी जो बोन फ्रैक्चर हुई थी वो भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को म्यूटेशन और जीन के बारे में बताया जाता है और ये तुम्हारे लायक जानने की कोई भी चीज नहीं है, इसीलिए मैं आसान शब्दों में बताता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि इस दुनिया के ऊपर हर एक प्राणी के पास उनके जीन होते हैं जो लगातार डिस्ट्रॉय और बनते रहते हैं और इसी तरीके से जीवन यापन चलता रहता है और इस प्रोसेस के दौरान हमेशा जीन स्टेबल रहते हैं और जब ये प्रोसेस खत्म होता है तो फिर नया जीन पुराने की जगह ले लेता है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो पुराने ही रहते हैं। लेकिन ये सभी चीजें एक कंडीशन पे चलती रहती हैं, लेकिन म्यूटेशन के टाइम पे एक नया जीन उस जगह पे आता है जो कि पुराने वाले की जगह तो ले लेता है,
है, लेकिन वो पुराने एलिमेंट को नहीं होल्ड करता है और इसी को म्यूटेट जीन कहते हैं। और इन म्यूटेटेड जीन्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड किया जाता है। पहला तो भाई डेवलपमेंट होता है, जैसे कि बेनिफिशियल वाले, जैसे कि टियान, लीहान और साओही, क्योंकि जब इन्हें म्यूटेटेड जीन मिला तब ये लोग इवॉल्व करने लगे और इनकी बॉडी के अंदर एबिलिटीज आ गई। लेकिन दूसरा बैड एवोल्यूशन होता है, क्योंकि उसके अंदर जो जीन होता है वो तो सब कुछ देता है, पावर देता है, एबिलिटी देता है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस को छीन लेता है। जैसे कि दुनिया के बाकी सभी म्यूटेटेड एनिमल हो सकते हैं जिन्होंने अपनी सेंस गवा दी है और वह ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे। जिसके बाद हम लोग बाई को देखते हैं, जिसकी ताकत बढ़ गई थी और ये भी म्यूटेट हो चुका था। और हम लोग देखते हैं कि इसके म्यूटेट होने की वजह से इसकी बॉडी का जो बोन स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा बिगड़ जाता है और इसके शरीर के अंदर से कई सारी हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं। इसके बाद बाकी जितने भी डॉक्टर थे वो सभी बाई को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं, क्योंकि बाई वो पहला इंसान था जो कि वी वायरस को इंजेक्ट करने के बाद सही सलामत था और न ही वो पगलाया था। इसलिए उन लोगों को लगता है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल कर लिया है। लेकिन भाई उन्हें बताता है कि ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। उसने भले ही स्ट्रेंथ, पावर और सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बुरे हालातों में आ गया है, क्योंकि जो हड्डियां उसकी बॉडी से बाहर निकल रही थी वो धीरे धीरे करके उसके दिल के आर पार होने वाली थी। इसीलिए भाई उन लोगों को बताता है कि वो 7 दिनों से ज्यादा नहीं जिएगा, 7 दिनों के बाद वो मर जाएगा, क्योंकि वो हड्डियां उसके दिल को चीर के रख देंगी। जिसके बाद हम लोग भाई को देखते हैं जो कि अपने कपड़े पहन रहा था। उसी टाइम पे एक बंदा उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे मिलिट्री और बाकी लोगों को बुला दे सेफ्टी के लिए। जिसपे भाई आगे से बताता है कि उसने कई तरह की मुहाई, थाई और अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस किया है और ऊपर से वो कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट है और उसने कई सारे अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स और मिलिट्री के अंदर भी ट्रेनिंग ले रखी है। इसीलिए दूसरे शब्दों में वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और मुश्किल से ही कोई इंसान उसे सामने से हरा सकता है। लेकिन जिस बंदे की बात वो लोग कर रहे हैं उसे आसान शब्दों में इंसान समझा नहीं जा सकता है। उसके जितनी भी कैपेबिलिटीज थी वो सभी इंसानी लिमिट के पार जा चुकी हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग उसे परफेक्ट म्यूटेट कह सकते हैं और उन दोनों की ही पावर सोर्स एक ही जगह से आ रही थी, तभी वो वहाँ पे उस वेयरवुल्फ को बचाने के लिए आया था। इसीलिए अगर हम लोगों को वो वुल्फ डॉग मिल जाता है तो फिर हम लोग उस इंसान को भी ढूंढ सकते हैं। वहीं पे बाई को टियान के ऊपर शक हो गया था, क्योंकि जब टियान उसके ऊपर हमला करने के लिए आया था तब वो उसी मूव का इस्तेमाल कर रहा था जब वो सॉवरेन के ऊपर चढ़ गया था। लेकिन वो बंदा बाई से कहता है कि उसे रिसर्च लैब के अंदर चल के टेस्ट करने चाहिए, क्या पता वो लोग परफेक्ट वायरस बना ले। लेकिन बाई आगे से साफ मना करता है और कहता है कि उसे पता है कि वायरस का सोर्स वहीं से आ रहा है और अगर वो टियान को पकड़ लेता है तो फिर वो पक्का अपने आप को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाई यहाँ की ऑफिसर के पास जाता है जो कि रिसर्च टीम की तरफ से हमें बताया जाता है कि ये साउथर्न साउथ की सीनियर पुलिस ऑफिसर है और इसका नाम युआन वेन है। वहीं पे बाई ने ही इन लोगों को यहाँ पे बुलाया है क्योंकि बाई इन लोगों को म्यूटेड वायरस देने वाला है टियान को ढूंढ के निकालने के बदले में। इसके बाद बाई वहाँ पे अपने कपड़ों को हटाता है और युआन को दिखाता है कि वो सच में एक म्यूटेट बन चुका है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक जिंदा जिएगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे उसकी बोन बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वो उसके दिल को चीरती जाएंगी। इसके बाद बाई टियान के बाल को बाहर निकालता है और युवान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस डीएनए वाले बंदे को ढूंढ के निकालने में मेरी मदद करो। जिसके बाद हम लोग टियान को देखते हैं जिसने वहाँ पे 4 लेवल की डिवाइन लेवल के पावरफुल सीड को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, जो कि चेरो टमाटो का था, यानी छोटे छोटे टमाटर। वह भी इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, जो कि जीन एवोल्यूशन को और भी ज्यादा प्रमोट करता है। इससे जो ग्रोथ स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और बाकी सभी एबिलिटीज भी बढ़ेंगी। दूसरे शब्दों में ये सीड बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जो कि मैनकाइंड के लिए एक नया एरा लेके आएंगे। टियान कहता है कि अगर इंसान गॉड बनना शुरू करते हैं फ्यूचर के अंदर तो फिर मैं वो इंसान होऊंगा जो कि गॉड्स को बनाएगा, लेकिन इनको बोने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी जमीन की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए टियान को इन सभी लैंड्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा महंगा था। लेकिन सीड्स की खातिर वो उन सभी लैंड्स को अपग्रेड कर देता है, जिसके बाद वो उनके अंदर सीड्स को लगाना शुरू कर देता है। लेकिन जब टियान टाइम चेक करता है तब उसे पता चलता है कि इनको ग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए टियान वहाँ पे ग्रोथ पोशन खरीद लेता है, जो कि इनकी स्पीड को बढ़ा देगा। साथ ही में वो वहाँ पे फार्मिंग रोबोट को भी खरीद लेता है, जो इनका काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिसके बाद इनकी स्पीड बढ़ जाएगी और तेजी तेजी से चेरी टमाटो ट्री उगना शुरू हो जाएंगे। वह भी टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि
वो सेकंड डिस्ट्रक्टिव सीजन को पार कर सके। इसके बाद हम लोग शहर के नीचे एकदम कोने के अंदर आंडू पांडू कल्ट वालों को देखते हैं। और ये मैं इनकी बातों को यार ट्रांसलेट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे वैसे भी ये संविधा सदन और कल्ट वल्ट चीजें पसंद नहीं है। और ये बस यार भगवान की ही बात कर रहे हैं कि अगर तुम गॉड की पूजा करोगे तो फिर तुम्हें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, तभी तुम लोग इस एपोकलिप्स के अंदर सरवाइव कर पाओगे। और ऑथर भी इनकी बातों को आधा काट देता है। फिर इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि बातों बातों में ही करते हुए कल्ट के एक लीडर के पास आके पहुंच जाते हैं। और ये किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता है, बस इतना ही कह रहे हैं कि उनका होली लॉर्ड सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और उसी बंदे के बगल में हम लोग एक और बंदे को देखते हैं जो इनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर उनका कोई चेला वेला है। और वहीं पे वो बंदा आंडू पांडू कल्ट के लीडर से पूछता है क्या वो गॉड को देख सकता है। इस पे कल्ट का लीडर उसे कहता है कि नहीं नहीं, वो अभी उसे नहीं देख सकता है। सबसे पहले उसे यहाँ पे सेक्रेट बीस्ट को लाना पड़ेगा, जिसके बाद जब गॉड उन्हें खा लेगा तब वो उन्हें देख सकता है। और जब गॉड उन्हें खा लेगा तब ये बंदा इनका लीडर भी बन सकता है। और उसी टाइम पे हम लोग कुएं के अंदर से देखते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी और अंदर से बस एक ही आवाज आ रही थी कि मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम लोगों को टियान का पास्ट दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स कैसे मरे थे और लिहान उसकी बहन कैसे बनी थी। हम देखते हैं कि न्यूज के अंदर बताया जा रहा था कि माउंटेन के पास ही एक बहुत ही ज्यादा दुखद घटना हुई है। एक कार सीधा जमीन पे जाके गिरी है और पूरी तरीके से आग लग गई। उसके अंदर जो भी लोग थे वो सभी लोग मारे जा चुके हैं, बस एक बच्चा बचा है। और जब तक फायर फाइटर्स और बाकी लोग वहाँ पे पहुंचे तो जो एडल्ट्स थे वो मारे जा चुके थे। और वहीं पे जो बच्चा था वो पेड़ के पास जाके गिरा हुआ था। वो किसी तरीके से जिंदा बच गया है और उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। वहीं पे हम लोग टियान को देखते हैं जो कि इस न्यूज को देख के कहता है कितना बुरा हुआ बेचारा लड़का। वहीं पे टियान के पेरेंट्स ने उसे कहा था कि वो यहाँ पे 3 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और वो वापस नहीं आए थे। इसीलिए वो उन्हें कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता है। टियान बार बार कॉल लगाता है लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता है। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे गाड़ी गिरी थी तो फायर फाइटर्स उस जगह को आग बुझा रहे थे और उसके पेरेंट्स का फोन टूट के नीचे गिरा पड़ा हुआ था। वहीं पे लिहान को बचा लिया गया था क्योंकि वो गाड़ी के अंदर नहीं थी, वो बाहर गिर गई थी। इसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर लिहान आगे से कुछ भी नहीं कहती है और उन लोगों को लगता है कि हादसे की वजह से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। वहीं पे कुछ नर्स लिहान को लेके बातें कर रही थी। क्या तुमने इसकी फैमिली के बारे में चेक किया? तो फिर उन्हें पता चलता है कि जीन बैंक के अंदर जैसे कि ब्लड बैंक होता है उसी तरीके से जीन बैंक भी होता है। वहीं पे जब उन लोगों ने लिहान के जीन को चेक किया था तब उसे पता चला था कि उसके पेरेंट्स नहीं है और वो एक अनाथ है। दूसरे शब्दों में वो लोग उसके एडॉप्टिव पेरेंट थे। और वो सभी नर्सेस लिहान को दोष देने लगती हैं कि वो कितनी बड़ी श्राप है। जैसे ही उन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया तो वो लोग मारे जा चुके हैं। तो फिर वो नर्स उससे कहती है कि बातें करना बंद करो क्योंकि वो ऑर्फनेज कोई नॉर्मल नहीं था और वहाँ पे बच्चों को ठीक से भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इसके बाद हम लोग ऑफिसर युवान को देखते हैं जो कि वहाँ पे टियान को लेके आती हैं। वहीं पे टियान के हालत बिल्कुल भी ठीक थे नहीं थे और वो बहुत ज्यादा परेशान था। इसके बाद टियान को उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि जली हुई थी। वहीं पे टियान आगे से यकीन करने से मना करने लगता है कि ये उसके पेरेंट्स नहीं हैं क्योंकि वो लोग अकेले गए थे तो फिर उनके साथ तीसरा बच्चा कैसे आ सकता है। इस पे ऑफिसर युवान उसे बताती है कि उन लोगों ने डीएनए टेस्ट भी किया है और उसे कंफर्म हो गया है कि वो लोग टियान के ही फादर हैं। इसके बाद टियान बाहर ही बैठा था और वो काफी ज्यादा उदास था कि उसी टाइम पे उसके पास लिहान आती है जिसका चेहरा पूरी तरीके से उतरा हुआ था और वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। और वो टियान से माफी मांगती है क्योंकि ये सब कुछ उसकी गलती थी। अगर वो टियान की मदद से मदद न मांगती जब ऑर्फनेज का डीन उसे मार रहा था तो फिर शायद से टियान के फादर और मदर उसे अडॉप्ट ना करते हैं। लेकिन टियान उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है। इसके बाद वहाँ पे ऑफिसर युवान आती है और वो टियान से कहती है कि उन्होंने टेस्ट कर लिया है और कंफर्म वो उसके ही फादर हैं, इसीलिए अब टियान को कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग जब डीएनए टेस्ट कर रहे थे अभी के टाइम पे तो फिर उन लोगों को वो बंदा मिल जाता है जिसका वो बाल था। और जब बाई को उस बंदे की फोटो दिखाई जाती है तो वो और कोई नहीं हमारा टियान ही था। इसके बाद बाई को टियान की सारी चीजें बताई जाती है कि वो क्या क्या करता है और उसके पेरेंट्स कैसे मरे थे और लिहान उसकी कैसे बहन बनी थी। लेकिन वो डॉक्टर बाई से पूछती है कि इसे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि इसी बंदे ने
उसकी ड्राइव चुराई थी, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं होती है कि ये वही बंदा है जिसने बाई के ऊपर हमला किया था। जिसपे बाई उस डॉक्टर को बताता है कि ये भले ही दिखने में बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन कोई भी ऑर्डिनरी बंदा मुझसे डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता है, और जब उस रात मैंने इससे लड़ाई की थी तब इसकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा हाई थी, जो कि कोई नॉर्मल इंसान कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकता है। और ऊपर से इसकी स्किल्स भी कोई खास नहीं थी और न ही इसके पास एक्सपीरियंस था। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ दूसरी एक्सप्लेनेशन बचती है कि टियान के जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत ज्यादा लगातार इम्प्रूव हुई है। इसके पीछे सिर्फ एक ही राज है और वह परफेक्ट म्यूटेशन। जिसके बाद भाई इस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि टियान और साओ दोनों का ही पावर सोर्स एक ही है, वो दोनों एक ही जगह से म्यूटेट हुए हैं। लेकिन भाई को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अभी तक वही वायरस से पॉजेस हुए हैं और म्यूटेट हुए हैं, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि दूसरी पार्टी अगर वायरस का इस्तेमाल करती है तो फिर उसके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, करोड़ों में से एक। इसीलिए दूसरे डॉक्टर को ऐसा लगता था कि दूसरी पार्टी ने किसी और जरिए का इस्तेमाल किया है परफेक्ट म्यूटेशन को पाने के लिए। वहीं पे बाई को भी यकीन हो जाता है कि दूसरी पार्टी यानी कि टियान ने किसी ऐसी चाबी को ढूंढ निकाला है जो कि परफेक्ट म्यूटेशन को पाने के लिए बहुत ज्यादा काम की है। इसके बाद हम लोग ऑफिसर युवान को देखते हैं, जो कि अपनी मिलिट्री हेड के पास जाती हैं और उसे भी इन सभी चीजों के बारे में बता देती हैं। जिसपे उसका हेड कहता है कि अगर यहाँ पे सच में कोई ऐसा इंसान है जो कि परफेक्ट ह्यूमन एवोल्यूशन को पा चुका है, तो फिर मिलिट्री भी इन सभी चीजों के अंदर इंटरेस्टेड है।